आज का हमारा ये वेबिनार डेंगू से संबंधित है, जिसे जियो मित्र ई क्लिनिक के पैनलिस्ट डॉक्टर जिनेश सैनी संबोधित करेंगे। इस वेबिनार को अंत तक देखें ताकि आपको अपनी समस्त परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद मिल सके। तो नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रिया मिश्रा है और आज का वेबिनार जो है एक शैक्षणिक वेबिनार है, जैसे कि हम लोग कई महीनों से करते आ रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीक अगर आप लोग को याद हो, हम लोग ने किया था त्वचा संबंधी रोगों के बारे में जानकारी देने के लिए और उनसे कैसे निदान पा सकते हैं। तो आज का भी जो वेबिनार है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। बट इससे पहले जो हमारे साथ फेसबुक पे लाइव जुड़े हुए हैं और भी जो हमारे दर्शक हैं, तो मैं पहले थोड़ा-सा जियो का इंट्रो देना चाहूँगी उन लोगों को। तो बेसिकली जियो मित्र ई क्लिनिक एक माध्यम प्रदान करता है गाँव के लोगों को, ताकि वो अपने ही क्षेत्र में रह के शहर के बड़े-बड़े डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श द्वारा परामर्श प्राप्त कर सकें और उनकी जो भी बीमारियां हैं उनसे निदान प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि आप सभी को मोस्टली लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली हम लोग की जो जियोमिति क्लिनिक है 1000 से भी ज्यादा लग चुकी है 80 जिलों में और लगभग अभी तक हम लोग ने 1 लाख से अधिक लोगों को ऑनलाइन परामर्श प्रदान किया जा चुका है। और अगर डेली की बात करें तो डेली लगभग 500 से 600 मरीज आसानी से हमारे जियोमिति क्लिनिक के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर रहे हैं और अपने रोगों से निदान पा रहे हैं। तो चलते हैं आगे। तो आज का वेबिनार अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि आजकल हमारे आसपास डेंगू बहुत ही ज्यादा फैल चुका है और उसने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। तो आज हम अपने इस वेबिनार में डेंगू के बारे में ही बात करेंगे कि ये कैसे होता है और इससे हम कैसे निदान पा सकते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हमारे साथ हैं हमारे जियो पैनल पे डॉक्टर जिनेश जी, जो कि आपको बताएंगे डेंगू के बारे में और आपको बताएंगे उनके क्या लक्षण होते हैं तथा उनसे कैसे बचा जा सकता है। मैं पहले मेरा थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मैं डॉक्टर जिनेश सैनी अभी एम्स जोधपुर में हूँ। एम्स जोधपुर में काम करता हूँ। उससे पहले मैंने राजस्थान गवर्नमेंट में 7 साल तक अपने फील्ड में काम किया है, आप लोगों की तरह। राजस्थान गवर्नमेंट में मैंने 7 साल जॉब की है। तो जैसे कि आप प्रिया जी ने बताया कि हम डेंगू की बात करने वाले, डेंगू बुखार के ऊपर, जो सब लोग आप लोग जान ही रहे हो, अभी जानती होंगे कि अभी जो हाल फिलहाल जो केस आ रहे हैं वो डेंगू के ही आ रहे हैं। मैक्सिमम पेंडेमिक चल रहा है डेंगू का। बहुत ज्यादा केस डेंगू के आपके पास भी आ रहे होंगे और आप लोग डेंगू के केस को मैनेज भी कर रहे होंगे। कोई थोड़ा बहुत अगर कोई सीरियस केस आया था तो आप उसको रेफर भी करते होंगे। तो हम आज के वेबिनार में हम ये कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा डेंगू को समझने की। हमें किस पॉइंट पे डेंगू के मरीज को सीवियर समझ के रेफर कर देना चाहिए, किस पॉइंट तक हम डेंगू के मरीज को अपने पास रख के इलाज कर सकते हैं और हम उसके इलाज में क्या क्या करें, उसके डायग्नोसिस के लिए क्या क्या करें और उसको कौन कौन सी दवाई दें। कौन सा सिम्टम आता है तो वो मतलब सीवियर है या नहीं है, और कौन सा सिम्टम है जो सीवियर नहीं है हम अपने क्लिनिक पे ही उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है। और जो जियो का जो प्लेटफॉर्म है उस पे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। किस किस वक्त आप कभी भी हम डॉक्टर्स को कॉल करके पूछ सकते हैं कि पेशेंट को अब ये सिम्टम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, वो मैं शेयर करता हूँ। तो जियो मित्र क्लिनिक क्या है कि अपने जो गांव-गांव में जो अपने हेल्थ पार्टनर्स हैं, उनको ये एक क्लिनिक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो अपने पेशेंट्स को, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं, जो कि जैसे कि बड़े शहरों में बैठे हैं, दिल्ली, जयपुर या मुंबई या अहमदाबाद या कहीं भी, वहां बैठे-बैठे डॉक्टरों से परामर्श करके अपने पेशेंटों को उसका बेनिफिट दे सकें। ठीक है, जिससे क्या है कि पेशेंट को एक छोटी सी बीमारी के लिए, या हो सकता है उसको कोई बीमारी का ऐसा लग रहा हो कि ये बीमारी मेरे को हो सकती है, पर हो सकता है हो ना, उसके थोड़े बहुत सिम्टम हो, तो उसके लिए उसको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें अपने गांव में ही, अपने क्लिनिक पे ही सभी मतलब सुविधाएं उनको मिल जाएं और इनका सभी का वही निवारण हो जाए। इसके लिए जियो ई क्लिनिक जो अपना ये एक शुरू किया गया है प्लेटफॉर्म, जिसमें आप लोग सभी लोग अपने हेल्थ पार्टनर्स हैं। ठीक है, इसमें सभी डिजिटल उपकरण होते हैं जो कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा डॉक्टर से आपको जोड़ते हैं और आपको परामर्श आप अपने मरीज के लिए ले सकते हैं। अभी
जैसे कि मैडम ने बताया था कि 1000 से ज्यादा क्लिनिक हो चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा पेशेंट देखे जा चुके हैं, और डेली मतलब 500-700 पेशेंट अभी भी देखे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं टेलीमेडिसिन के फायदे क्या क्या हैं। टेलीमेडिसिन क्या होता है कि हम जब मेडिसिन और टेलीफोन का इस्तेमाल साथ साथ करते हैं तो उसको हम टेलीमेडिसिन कहते हैं। जो कि अभी जब ये कोरोना जब काल आया था ना, टेलीमेडिसिन बहुत पुराना है, पर जब भी जब कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ कि पेशेंटों का हॉस्पिटल में आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों हम पेशेंटों को हॉस्पिटल आए, या छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों हॉस्पिटल आए पेशेंट, क्यों ना उसका इलाज वहीं उसके एरिया में ही हो जाए। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा अपने को देने के लिए ये टेलीमेडिसिन शुरू किया था। टेलीमेडिसिन के फायदे बहुत हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि छोटी मोटी जो बीमारियां हैं जिसके लिए हमें डॉक्टरों से पूछना पड़ता है या उनको सहायता लेनी पड़ती है, उसका परामर्श लेना पड़ता है, तो उसमें सहायता मिलती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आ जाता है, उसको उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं मिलती या उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसको थोड़ी सी अगर एक इंजेक्शन या एक कोई भी चीज की सहायता मिल जाए, कि आपको कोई डॉक्टर बता दे कि आप इसके साथ इस पेशेंट को आप ये दे दो या इस पेशेंट को आप ये प्रोसीजर कर दो, तो हो सकता है उस पेशेंट की जान बच जाए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर पेशेंट में ही टेलीमेडिसिन को काम में ले सकते हैं। टेलीमेडिसिन को आप काम में इमरजेंसी कंडीशन में भी ऐसा देखा गया कि टेलीमेडिसिन काम आ रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि समय की बचत हो रही है, इलाज आसान हो रहा है, पैसे की बचत हो रही है, पेशेंट को इधर उधर भागना नहीं पड़ रहा है, तो ये सब इससे टेलीमेडिसिन से फायदा हुआ है। अब अपन आज के टॉपिक की बात करते हैं, डेंगू फीवर के बारे में। मैंने अपना आपको बता ही दिया, मैं डॉक्टर जिनेश सैनी हूँ और अभी एम्स जोधपुर में काम करता हूँ। अब हम डेंगू के बारे में अगर बात करें तो डेंगू क्या है। डेंगू एक वायरल बुखार है। वायरल बुखार, अब जैसे अपने पास पेशेंट आते रहते हैं, वायरल बुखार, खांसी, जुकाम जो होते हैं ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो पेशेंट होते हैं, जिसको हम वायरल बुखार बोलते हैं। तो ये एक वायरल बुखार है जो कि डेंगू विषाणु से फैलता है। डेंगू जो है जो मच्छर से फैलता है। जो मच्छर इसको फैलाता है उसको एडिस एजिपैथी या एडिस एल्बोपिक्टस वादा मच्छर होता है। एक फीमेल जो मच्छर होता है वही इस डेंगू बुखार को फैलाता है। मेल मच्छर में मतलब ये क्षमता नहीं होती कि वो इस बुखार को फैलाए, ठीक है। और इसके 4 वेरिएंट होते हैं, मतलब इसकी 4 स्पीसीज होती है जो इन चारों से डेंगू फैलता है। और ये इसके अलावा जीका है, चिकनगुनिया है, ये जो और जो जीका बीमारी है, चिकनगुनिया बीमारी, ये सभी एक ही क्लास के, मतलब एक ही परिवार के सब ये मच्छर और ये वायरस है जो एक आपस में मिलते जुलते हैं। इनके लक्षण भी सबके एक जैसे आते हैं और इनके मतलब उपाय और बचाव के उपाय भी यही है कि ये सब मच्छर से फैलते हैं, तो इनसे मच्छरों से बचना ही एक उपाय है। मैं जैसे बता चुका हूँ, डेंगू एक वायरल फीवर है जो मादा मच्छर के काटने से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है, छोटे को, बड़े को, बच्चे को, सबको हो सकता है। और मच्छर के काटने के 4 से 7 दिन बाद डेंगू के लक्षण नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मच्छर ने काट दिया तो रात को बुखार आ जाएगा। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि किसी भी बीमारी का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम में उस बीमारी के लक्षण नहीं आते हैं। मतलब अगर मेरे को मच्छर ने आज काटा है तो इसके लक्षण मुझे 7 दिन बाद आएंगे या 6 दिन बाद आएंगे। तो इस 5 या 6 दिन के टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये लगभग हर बीमारी में होता है। जैसे कोरोना में भी था, कोरोना में 7 दिन का से लेके 14 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड था कि आप किसी कोरोना के पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो आपको 14 दिन बाद लक्षण आएंगे, इसलिए हमने क्वारंटाइन का टाइम 14 दिन तक रखा हुआ, आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है। अब इसमें अपन थोड़ी सी अगर इस मच्छर के बारे में बात करें तो इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। टाइगर मॉस्किटो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शरीर पे जो ये छत्ते बने हुए हैं, आप देख रहे हैं व्हाइट 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 व्हाइट, ये शेर की तरह बने दिख रहे हैं और ये बिल्कुल इसकी टांगे बिल्कुल ऐसे उठी हुई होती हैं और ये व्हाइट व्हाइट चक्कीस पे दिखते हैं और ये केवल मादा मच्छर के काटने पे ही होता है, ठीक है। तो इसे टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। वैसे इसका वैज्ञानिक नाम तो मैंने बता ही दिया, एडिस एजिपैथी। बाकी इसको टाइगर मॉस्किटो अपने मतलब एक दूसरी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज वहां पे बोल दो कि टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, जो इसकी विशेषता के हिसाब से जो इसका नाम रखा गया है टाइगर मॉस्किटो। ये मादा मच्छर के काटने से होता है। एक बात और कि ऐसा नहीं है कि एक बार किसी पेशेंट मतलब मच्छर किसी को काट लिया तो ऐसा नहीं है कि उसको अब बाद में उसके मच्छर से काटने के बचाव नहीं करने, उसको फिर भी बचाव सारे करने, क्योंकि एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर मच्छर काट लेगा दोबारा
तो वो उसके आसपास रहने वाले मतलब आपके परिवार के ही लोगों को दोबारा इन्फेक्टेड कर सकता है। तो मतलब चांस बढ़ जाते हैं एक ही घर में दूसरा मरीज आने के डेंगू के। क्यों? क्योंकि वो मच्छर मतलब इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा और फिर दूसरी बार किसी दूसरे को बाइट करेगा। तो उसी टाइम पे जब किसी को डेंगू फीवर हो गया तो उस टाइम पे भी उसका मच्छरों से बचाव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, डेंगू के लक्षणों की बात करते हैं। डेंगू के लक्षण आप सबको पता ही है, आपके पास डेली मरीज आ रहे हैं डेंगू के। तो अपने गांव में उसको बोलते हैं कि हाड़ तोड़ बुखार आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बदन दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा माइल्जिया बहुत ज्यादा होता है इसमें, बदन दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इसके अगर अपन बात करें शुरुआत से लेके आखिर तक कौन कौन से इसमें सिम्टम्स या लक्षण आ सकते हैं, तो इसका पहला और सबसे पहले जो आता है वो बुखार आता है। और बुखार बहुत ही तेज आता है डेंगू फीवर में, 102 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। और सिर दर्द भी होता है। उसके अलावा बदन टूटना, मांसपेशियों में, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होना, जी मचलाना, नोजिया और घबराहट महसूस होना। ठीक है, पहले फेज में इसका है। और जो अपना बीपी जो होता है वो लो होता है, भूख में कमी आना और चकत्ते या रैसेस पड़ना, छोटे छोटे शरीर पे लाल चकत्ते हो जाते हैं जिसे अपन पेटिशियल हेमरेज बोलते हैं, जो हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। और जब पेटिशियल हेमरेज होते हैं तो पेशेंट को खुजली भी होती है, आपको ये बोलेगा कि मेरे को थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। आंख के पीछे दर्द, मतलब उसकी आंखें दर्द होती हैं, आंखें भी वही पेन पेन बोलते हैं कि मेरे आंखें पीछे से दर्द कर रही हैं। वो बार बार ये कहता है कि मेरे तो आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे तो मतलब शरीर टूट रहा है, शरीर बहुत तेज दुख रहा है। थकान होना, डेंगू का मरीज क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा बोलता है कि मेरे में तो बिल्कुल ही अब हिम्मत नहीं रही। ठीक है, तो वो थकान की बहुत ज्यादा शिकायत करता है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि मौसम बदलने के दौरान, खासकर बरसात के समय के बाद तेज बुखार आता है, चकत्ते और बदन दर्द होता है, तो हमें डेंगू की जांच करवा लेनी चाहिए। ये कुछ फोटो है जिसमें डेंगू के लक्षण के बारे में बता रखा है कि शरीर के कौन से हिस्से में कौन से लक्षण आते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, सर दर्द है, आंखों के पीछे दर्द है, तेज बुखार है, चकत्ते हैं, रेसे हैं, भूख की कमी है। ठीक है, आई पेन मैंने बता दिया कि पेरी ऑर्बिटल पेन होता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलें कि ये तो एक नॉर्मल अपने पास पेशेंट आ गया, एक सामान्य पेशेंट आ गया, वायरल बुखार की तरह आ गया, अपन ने उसमें ये है। ठीक है, अपन ने उसकी डेंगू की जांच करी या नहीं करी, उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन ने उसको चालू कर दिया, ट्रीटमेंट चालू कर दिया। अपने पास वायरल फीवर का भी होगा तो भी 2 से 3 दिन लगेगा ठीक होने में, और डेंगू का भी होगा तो 4 से 5 दिन लगेगा ठीक होने में। तो उन 2 से 3 दिन के बीच में, 3 दिन बाद में कि ऐसे या तो पेशेंट ठीक हो रहा होगा या पेशेंट थोड़ा सा अधिक बीमार हो रहा होगा। तो उस टाइम पे कौन सी चेतावनी के संकेत हैं जिससे अपन को ये समझ लेना चाहिए कि अपना पेशेंट है अपना थोड़ा सा सीरियस हो रहा है। तो उस चेतावनी के संकेत को अपन पहचानेंगे कैसे कि पेशेंट बार बार ये कहने लगे कि मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, या उसके नाक या मसूड़े से खून आने लग जाए, या उसके शरीर पे पेटिशियल हेमरेज रेसेस बढ़ जाए, या पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए, उसको बार बार चक्कर आ रहा हो, उल्टी आना शुरू हो जाए, उसको नजर के आगे धुंधलापन शुरू हो जाए। ऐसे में से अगर कोई भी अगर लक्षण आपको हो तो आप अपने पेशेंट को ये समझ लिए कि अब ये पेशेंट थोड़ा सा सीरियस कंडीशन में है, अब इसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग अपन को करना है या इसकी आगे की सोचना है। अब अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपन उसके जो डेंगू फीवर होता है उसकी जो 3 फेज होती है। डेंगू फीवर क्या है कि 7 से लेके 10 दिन तक लगभग उसकी रिकवरी फेज तक। ऐसा नहीं है कि हमने 2 दिन तक बुखार का ट्रीटमेंट दे दिया, बुखार पेशेंट को उतर गया तो हम ये मान ले कि पेशेंट ठीक हो गया या कुछ, मतलब ठीक है तो ठीक हो गया, घर पे चला जा, या कोई नहीं, उसका ध्यान देने की जरूरत नहीं। टोटल जो डेंगू का फीवर का जो पीरियड होता है वो 3 फेज में होता है, जो स्टार्टिंग से लेके आखिर तक करीब 8 से लेके 10 दिन तक होता है। तो पहला जो 3 दिन का फेज होता है, 3 या 4 दिन का फेज, वो फेब्राइल फेज बोलते हैं। फेब्राइल का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ना, बुखार आना। तो पहले जब अपने पास पेशेंट आता है ना तो सीधा यही कंप्लेंट लेके आता है, डॉक्टर साहब मुझे तो बुखार आ रहा है, डॉक्टर साहब मुझे तो बदन दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरा तो बहुत तेज दर्द कर रहा है, या फिर मेरे जोड़ों में, पैरों में, मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, कुछ अगर 3 से 4 दिन का पेशेंट आया तो ये कहेगा कि मेरे तो शरीर पे चकत्ते भी आने लग गए, मुझे तो उल्टी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये जो पीरियड होता है ना उसको शुरू के 3 दिन का या 4 दिन का, उसको हम फेब्राइल पीरियड कहते हैं।
इसमें फीवर से संबंधित और उससे संबंधित मांसपेशियों से संबंधित अपने पास लक्षण आते हैं। अगर पेशेंट 3 दिन या 4 दिन के बाद अगली क्रिटिकल फेज में जाता है, क्रिटिकल फेज मतलब वो लक्षण प्लस आगे और सीरियसनेस के लक्षण आने शुरू होते हैं। पहले होते हैं, दूसरे लक्षण आगे सीरियसनेस के लक्षण भी होते हैं। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी कम होना। जब पेशेंट का बीपी कम हो जाता है, पेशेंट का बीपी अगर आप चेक करोगे बराबर तो आपको देखने को मिलेगा किसी का तो सिस्टोलिक बीपी 70, 80, 90 हो जाता है। सिस्टोलिक बीपी मतलब ऊपर वाला बीपी, और डायस्टोलिक बीपी नीचे वाला। तो किसी किसी का तो बीपी 40/90 आता है, किसी का 80/40 आ जाता है, किसी का 100/40 आ जाता है। तो उसको पेशेंट हाइपोटेंशन में जाना शुरू हो जाता है। फिर होता है प्लूरल इफ्यूजन। फिर पेशेंट शुरू में जब पेशेंट आता है तो आपके पास आता है कि पेशेंट केवल फीवर की कंप्लेन लगी, पर आप चौथे या 5वें दिन देखोगे पेशेंट आपको जुकाम किसी मतलब दोबारा ऐसे बोला कि अब तो मेरे को जुकाम भी हो गया, अब तो मैं ज्यादा बीमार हो गया चौथे 5वें दिन में, कि मैं आपसे दवाइयां ले रहा हूँ फिर भी मैं चौथे 5वें दिन में 3 दिन से मेरे को आराम तो मिला नहीं मिला, मैं ज्यादा और बीमार हो रहा हूँ। उसको फिर जीआई ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, मतलब उल्टी जब होगी उसको तो उल्टी में थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है। ठीक है, तो ये उसकी क्रिटिकल फेज है जो अपन को सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। जो क्रिटिकल फेज है 3 दिन की, 5वां, 6ठा, 7वां दिन, ये क्रिटिकल फेज में अपन को डिसाइड करना होता है पेशेंट को अपने को अपने पास रखना है या आगे भेजना है। पेशेंट को मैं ठीक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, पेशेंट को ठीक करने के लिए मेरे पास सारे संसाधन हैं या नहीं है। ये क्रिटिकल फेज जो है ना 3 दिन की, इसी क्रिटिकल फेज को अपन को मैनेज करना है, उसी के हिसाब से डिसीजन लेता है। फिर 3 दिन के बाद में 7वें दिन से रिकवरी फेज शुरू हो जाती है। अगर पेशेंट आपका बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल उसका आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, उसको उसकी बीपी मेंटेन कर रहे हैं, उसका यूरिन आउटपुट मेंटेन कर रहे हैं, उसको फ्लूइड बराबर दे रहे हैं, उसको मतलब एंटीपायरेटिक बराबर दे रहे हैं, एंटीमेटिक दे रहे हैं, उल्टी के लिए दे रहे हैं, बुखार के लिए दे रहे हैं, सब दवाई अगर आप अच्छे से दे रहे हैं, पेशेंट रिकवरी फेज में आता है 7वें दिन के आसपास। तो रिकवरी फेज में क्या होता है, पेशेंट ठीक है, थोड़ा सा उस टाइम आपको क्रिटिकल के बाद में पेशेंट क्या सोचता है कि मैं बीमार हूं, तो वो आपको जैसे पेटिचल हेमरेज हो तो इचिंग की बोलेगा, हार्ट रेट, उसकी पल्स रेट थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है, उसको हो सकता है सीजर्स की दिक्कत हो जाए, या फिर तो उसको थोड़ा सा बोलेगा कि या मैं तो बीमार ज्यादा हो रहा हूँ, मैं तो बीमार ज्यादा हो रहा हूँ, मैं तो बीमार ज्यादा हूँ। तो ये क्रिटिकल फेज चलती है 3 दिन तक। ठीक है, उसके बाद पेशेंट आपका सही होना शुरू हो जाता है। अब अगली बात है अपनी की हम डेंगू को बुखार मान रहे हैं, पर ये बुखार जानलेवा भी हो सकता है। 2 या 3% केस में ऐसा होता है कि डेंगू से अब मतलब आपके पेशेंट की जान भी जा सकती है, और ऐसा होता भी है। अभी जो इन दिनों में जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें बहुत से केसेस आए हैं कि पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और सीवियर कंडीशन में एडमिट में होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां उनका उसको बचा नहीं पाते। ठीक है, तो अभी हम जो आगे स्लाइड्स में देखेंगे वो यही जानने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट हमारा सीरियस है और डेंगू से उसको कैसे बचाएं। जो अगला जो अपन बोलते हैं ना, जो डेंगू बुखार है उसको जो डिवाइड करें तो अपन बोलते हैं एक तो सामान्य डेंगू बुखार जिसके बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करेंगे तो हम बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। फिर उसके बाद आता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स या जो अपनी प्लेटलेट्स होती है वो उन टूटना शुरू कर देती है, या उसको बोलते हैं हम हेमरेज होना शुरू हो जाता है शरीर के अंदर ही अंदर। जैसे ही आपने बहुत बार पहले सुना होगा ना कि ब्रेन हेमरेज हो गया किसी को, कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई। तो ऐसा ही इसका मतलब होता है कि डेंगू में भी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि या कैपिलरी डैमेज हो जाता है या फिर प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम होती है। अपने शरीर में प्लेटलेट का क्या काम है कि खून का थक्का जमाना, पर जब इसमें प्लेटलेट ही कम हो जाती हैं और ये जब डैमेज शुरू होता है तो इंटरनल डैमेज शुरू होता है, जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। और जब डेंगू हेमरेजिक फीवर को कंट्रोल नहीं करते, अगर उसको कंट्रोल ना करें टाइम पे, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है शॉक में। तो फिर हम उसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। मतलब डेंगू बुखार का सीरियस रूप है डेंगू शॉक सिंड्रोम, और डेंगू शॉक सिंड्रोम का सीरियस रूप है डेंगू हेमरेजिक फीवर, और डेंगू हेमरेजिक फीवर का सीरियस फॉर्म है डेंगू शॉक सिंड्रोम जो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद जब
हम बात करते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम में और या डेंगू हेमरेजिक फीवर में हमें कौन कौन से लक्षणों का ध्यान देना चाहिए, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में है या डेंगू हेमरेजिक फीवर में है। तो उसके लिए कुछ जो चीजें हैं वो ध्यान में रखने लायक जो चीजें हैं मैं वो आपको बताता हूँ। एक होता है टूर्निकेट टेस्ट। अगर टूर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव आता है आपका, तो उसे ये मान लेना चाहिए कि डेंगू हेमरेजिक फीवर है। टूर्निकेट टेस्ट कैसे करते हैं, क्या होता है, मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। पेटिचियल या इक्मोसिस या परफ्यूरा, ये क्या होती है, ये एक जैसी दिखने वाली चीज होती है। जैसे इस फोटो में दिख रहा है ना, ये छोटे 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 हेमरेज जो हो रहे हैं, इसे बोलते हैं पेटिचियल हेमरेज। ठीक है ना, इसे पेटिचियल हेमरेज बोलते हैं। क्यों होते हैं? प्लेटलेट्स की कमी से जो अंदर इंटरनल डैमेज होता है, उसकी वजह से ये हेमरेज उसको आता है इंटरनल हेमरेज। ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये हेमरेज शुरू हो जाता है अंदर, ये पेटिचियल हेमरेज है और हेमरेज ज्यादा शुरू हो जाता है, तो फिर अपना ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और जैसे अपन किसी इंजेक्शन साइट पे इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस साइट पे नीले नीले कलर का बहुत ब्रूज बन जाएगा। नीले कलर का आप ये देखोगे कि मैंने इंजेक्शन तो मैं हमेशा से लगाता रहा हूँ, किसी पेशेंट पास कैसे नहीं हुआ, इसको कैसे हो गया, नीला कैसे पड़ गया चारों तरफ से इंजेक्शन साइट। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहां जो ब्लड जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा आसपास के एरिया में निकल जाता है इंजेक्शन लगाने की वजह से। किसी भी, क्योंकि वो उस टाइम हेमरेज पीरियड में होता है, तो ब्लड बहुत ज्यादा उस साइट पे आता है, जिसकी वजह से हेमरेज होता है। ठीक है। और भी कहीं से भी ब्लड लॉस हो सकता है, जैसे कि अपने मसूड़ों से हो सकता है, और लेटरिन के रास्ते से भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकती है। ठीक है। और दूसरा जो आता है अपना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो अपन डेंगू में प्लेटलेट 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 जो अपन करते रहते हैं कि प्लेटलेट जांच, उसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट 1 लाख से भी कम अगर आपके पेशेंट की आ रही हो, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि हमारा पेशेंट सीरियस स्टेज में जा रहा है, हमें उसके हिसाब से सोचना चाहिए। ठीक है। प्लाज्मा रिसाव के जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, प्लाज्मा रिसाव के लक्षण वही हैं जो मैंने बताया, पेटिचियल हेमरेज है। पेशेंट प्लाज्मा रिसाव के लक्षण का मतलब है कि आपके पेशेंट की बीपी है वो बहुत लो जा रही है, या फिर आपके पेशेंट को बीपी लो जा रही है, उसके अलावा जो उसकी नाड़ी है, पल्स जिसे बोलते हैं, पल्स बहुत ज्यादा कम हो रही है। ठीक है। और जो आपका जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जो नाड़ी दबाव है, जो 20 mmHg से कम हो जाए, या पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाए। हाइपोटेंशन मैंने बताया था ना कि बीपी कम होना। ठीक है। और एटी, चिपचिपी त्वचा और बेचैनी, मतलब पेशेंट आपका रेस्टलेस हो रहा है, मतलब आपके पेशेंट को बेचैनी हो रही है। आपको पेशेंट को वो कहते हैं ना कि मेरे को तो पेशेंट आपको बोलता है कि मेरे को तो बिल्कुल ही मतलब बेचैनी हो रही है, मेरा तो मतलब कुछ ही करने को मन नहीं हो रहा, मेरा तो मूड भी खराब हो रहा है, बेचैनी हो रही है। मतलब अपने जो गाँव में अपन जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि मेरे तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे तो जग कौन पड़ रही मन, जो अपने गाँव में जो पेशेंट बोलते हैं ना। उसके बाद अगर अपन बात करें कि अपन को ये जो लक्षण दिख गए डेंगू बुखार के भी, या डेंगू हेमरेजिक फीवर के हैं, या जो डेंगू शॉक सिंड्रोम के हैं, ये अपन ने लक्षण पहचान लिए। उसके बाद अपन डेंगू के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, जो अपने सेटअप में, जो अपने फील्ड में जो टेस्ट अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से अगर बात करें अपन, तो सीबीसी जांच करें, डब्ल्यूबीसी जांच करें। वायरल भी फीवर में थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी कम होता है। और हीमोग्लोबिन जांच करें, प्लेटलेट्स की जांच करें। अगर आपके पेशेंट की प्लेटलेट्स 1 लाख से कम है, तो फिर डेली प्लेटलेट्स जांच करें जब तक 1 लाख से ऊपर नहीं आ जाती, या फिर उनका इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं आ जाता। जब तक आपके पेशेंट की रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम आ रही है, जैसे कि आप मान लीजिए कि मैंने आज मेरी सीबीसी करवाई, मेरी प्लेटलेट की रिपोर्ट आज मान लीजिए कि 80,000 आ गई। ठीक है। तो मेरे को प्लेटलेट कल भी करवानी चाहिए। मैंने कल करवाई, मेरी प्लेटलेट की रिपोर्ट 70,000 आ गई, मतलब मेरी प्लेटलेट डिक्रीज हुई, तो मेरे को परसों भी प्लेटलेट करवानी चाहिए। परसों प्लेटलेट करवाऊं, मेरी प्लेटलेट अगर 60,000 आती है, तो इसका मतलब मेरी प्लेटलेट अभी भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो मेरे को अभी भी करवा लेना चाहिए। 1 लाख से कम है तो करवाना ही है, प्लस डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो भी करवाना ही पड़ेगा।
अगर आज मेरी प्लेटलेट की काउंट 70,000 है, कल मेरी प्लेटलेट काउंट 90,000 आ जाती है, तो हम एक बार ये सोच सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 1 लाख से कम है, पर पुरानी रिपोर्ट से तो बढ़ के आई है, तो कोई इतना जरूरी नहीं है, एक दिन छोड़ के करवा लेते हैं। क्योंकि गांव में पेशेंटों को फाइनेंशियल भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पेशेंट मतलब इतना पैसा खर्च करना नहीं चाहता डेली डेली, उसको मतलब इस चीज का पता नहीं होता कि इसकी क्या वैल्यू होती है, उसको तो ऐसा लगता है कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा डेली डेली सीबीसी के लिए कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है गाँव में। ठीक है, तो हम अगर पेशेंट का एक बार इंक्रीजिंग ट्रेंड आ जाता है प्लेटलेट्स का, कि उसकी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो हम अवॉइड कर सकते। और अगर प्लेटलेट्स 50,000 से भी कम आ रही है या कुछ ऐसा है, तो हमें दिन में 2 बार भी करवा लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, उसके बाद जो हम टेस्ट करते हैं आईजीजी, आईजीएम और NS1। NS1 जो होता है वो होता है प्रतिजन यानी कि एंटीजन टेस्ट, और IgGM और IgG होता है वो एंटीबॉडी टेस्ट। तो अपन IgG और जो IgM करते हैं वो तो एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जो कि बाद में आती है अपने शरीर में। मतलब किसी चीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता तभी आएगी ना जब हमें वो रोग होगा। तो जो एंटीजन होता है, एंटीजन एक तरह से वो वायरल लोड होता है। अगर मेरे शरीर में अगर कोई बीमारी होगी ना, तो सबसे पहले मेरे शरीर में एंटीजन आएगा। ठीक है ना, उस चीज की, उस बीमारी का मतलब साक्ष्य प्राप्त होगा कि मेरे को ये बीमारी। तो डेंगू में अपन करते हैं वो NS1 एंटीजन टेस्ट करते हैं, तो ये सबसे पहले पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और बाकी जो उसके बाद आएंगे IgG और या IgM एंटीबॉडी टेस्ट है, वो बाद में आते हैं। तो ये अपने पास आजकल कार्ड से अवेलेबल है, तो हम अपने सेटअप में कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा के रखो। हो सकता है पेशेंट आपका सीवियर शॉक सिंड्रोम में जाए या फिर हेमरेजिक फीवर में जाए, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाए, तो उस हिसाब से ब्लड ग्रुप भी करवा के रखें। तो अभी जैसे मैंने आपको बता दिया डेंगू IgG और IgM और NS1 का जो बता दिया मैंने कि सबसे पहले NS1 पॉजिटिव आएगा। तो इस NS1 पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पेशेंट को डेंगू की शुरुआत हुई है, और आपका पेशेंट अभी डेंगू से मतलब गुजरने वाला है, फेब्राइल फेज से, क्रिटिकल फेज से। और डेंगू IgG या IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि आपके मरीज में एंटीबॉडी बन चुकी है, मतलब आपके मरीज में रोग प्रतिरोधक क्षमता आ चुकी है। तो अब पेशेंट आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की थी टॉर्निकेट टेस्ट या पेटिशियल हेमरेज। पेटिशियल हेमरेज मैंने जैसे बताया था कि शरीर पे चकते रहते हैं छोटे 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 कैपिलरी डैमेज की वजह से। तो वो चकते आपको आंखों से दिख रहे हैं तो अच्छी बात है कि आपको दिख गए, आपको पता लगा कि इसको पेटिशियल हेमरेज, आपको समझ में आ गया, आपने अपना डिसीजन ले लिया कि पेशेंट को मैं ठीक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या मेरे को आगे भेजना। उसके अलावा पेटिशियल हेमरेज का पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्निकेट टेस्ट। टॉर्निकेट का मतलब होता है अपने जो अपना सैंपल लेते टाइम जो टॉर्निकेट बांधते हैं ना, जिससे कि ब्लड सप्लाई नीचे वाले पार्ट की बढ़ जाती है, जिससे अपन को ब्लड सैंपल लेने में, तो वैसा ही एक टॉर्निकेट टेस्ट होता है। तो टॉर्निकेट अगर आपके पास है तो आप टॉर्निकेट बांध सकते हो, टॉर्निकेट नहीं है तो आप कोई कपड़ा भी बांध सकते हो टाइट, या फिर टॉर्निकेट बांध सकते हो या कोई रुमाल बांध सकते हो। और उसके अलावा सबसे अच्छा तरीका होता है, सबके पास बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो बीपी का काफ अपने आर्म पे बांधो पेशेंट के, उसके आर्म पे बांध के उसका ब्लड उसमें प्रेशर बनाओ, उसका प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में। तो सिस्टोलिक होता है अपना लगभग 120, डायस्टोलिक होता है 80, नॉर्मल रेंज जो होती है, उसके बीच में लगभग 100 mmHg के आसपास उसमें प्रेशर बना दो। ठीक है, लैब टेस्ट के बारे में बात कर लिया, टॉर्निकेट टेस्ट के बारे में बात कर लिया। अभी नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है अपनी जो मैंने स्टेज जो बताई थी कि पेशेंट किन 3 स्टेज से निकलता है डेंगू फीवर में। तो जैसे कि मैंने बताई थी कि पेशेंट 3 फेज में से निकलता है, फेब्राइल फेज थी, क्रिटिकल फेज थी, रिकवरी फेज थी। तो अभी तीनों टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया था एक बार। हाँ, मैं वापस बता दूंगा। यस सर, यस सर। हाँ, 1 मिनट ये खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन में मैं दोबारा बता दूंगा। यस सर। ओके ओके। तो अभी अगर हम पेशेंट के सारे तीनों फेज को अगर एक साथ लेके चलें और पेशेंट की इलनेस को अगर देखें तो कब कौन सी चीज बढ़ती है और कौन सी चीज घटती है, इस पर अगर हम बात करें तो जैसे कि अब देख रहे हैं कि फेब्राइल जब फेज होती है, जब पेशेंट आता है तो उसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है,
पहले, दूसरे और तीसरे दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। यहाँ हम देख रहे हैं टेम्परेचर का ग्राफ, 3 दिन तक टेम्परेचर उसका बढ़ता है, फिर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन तक उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर जो है वो पेशेंट को शुरू के 3 दिन तक, जब वो फेब्राइल फेज में होता है, तो उसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा आता है। फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर कम होना शुरू करता है, चौथे, पांचवें दिन में टेम्परेचर थोड़ा रहता है, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है। और उसी के बाद अगर सेकंड पॉइंट पे अगर क्लिनिकल इशू बात करें, जैसे कि उसके जो सिम्टम्स जो आते हैं, ठीक है, तो पहले 3 दिन में उसको डिहाइड्रेशन फेज होता है, फिर शॉक, उसकी शॉक और ब्लीडिंग की कंडीशन होती है, अगली क्रिटिकल जो कंडीशन होती है। ठीक है। फिर उसके बाद फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन आती है रिकवरी फेज में। अगर हम लेबोरेटरी की बात करें कि शुरू के 3 दिन में लेबोरेटरी क्या रहेगी और अगले 3 दिन में क्या रहेगी, उसके अगले 3 दिन में क्या रहेगी, तो अगर हमें हेमेटोक्रिट की बात करें, तो जब हमारे पास पेशेंट आता है दूसरे दिन तक, तो वो उसका हेमेटोक्रिट बढ़ा हुआ रहता, मतलब जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो मिलती है अपन को, फिर धीरे 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 कम हो जाती है चौथे, पांचवें, छठे दिन में। यहाँ आपके अपने प्लेटलेट काउंट जो अपन बोलते हैं ना, वो बिल्कुल लो हो जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से ये प्लेटलेट काउंट जो अपने 60-70 हजार के आसपास रहती है, ये तीसरे, चौथे, पांचवें दिन में जो होता है, ये क्रिटिकल फेज में होता है, और उसके बाद में छठे, सातवें, आठवें दिन में फिर से प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। अगर अपन वायरस लोड की बात करें कि पेशेंट में वायरेमिया कितना है, मतलब कितना उसमें इन्फेक्शन है, तो अगर अपन वो बात करें तो फेब्राइल फेज में तो वायरेमिया देखें तो सबसे ज्यादा है। शुरू के 3 दिन में पेशेंट में वायरस सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो फेब्राइल फेज में होता है, पीरियड में होता है। उसके बाद में अपना शरीर जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बना देता है, जिससे कि अपने में एंटीबॉडी बन जाती है, आईजीजी और आईजीएम, जो कि चौथे दिन से फिर बढ़ना शुरू होती है, और ये 7वें, 8वें, 9वें दिन में तक इतनी बढ़ जाती है कि अपना शरीर से वो बीमारी खत्म हो जाती है, कि अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। ठीक है। ये अगर अपन कंपेयर सबको एक साथ देखें तो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डेंगू के उपचार की। ठीक है। डेंगू के उपचार की बात करें तो सबसे पहले उनको यही होता है, पेशेंट जो सिम्टम्स लेकर आता है, सिम्टमेटिक इलाज करो पेशेंट का। पेशेंट जो सिम्टम के साथ आ रहा है उसको सिम्टमेटिक इलाज करो। पेशेंट को बुखार के साथ आ रहा है, बुखार का इलाज करो। पेशेंट को अगर उल्टी है तो उसको एमसेट दो, फ्लू दो, तो उसको उसके अकॉर्डिंग इलाज करो। ठीक है। और जो कुछ मेन जो बातें अपन को ध्यान रखनी है, वो है कि तरल पदार्थ पिए, भरपूर आराम करे, पेशेंट आराम करे। ठीक है। काम पे ना जाए, भारी काम ना करे, क्योंकि इन सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा, ज्यादा उसको वीकनेस आएगी, तो पेशेंट को जो फेज चौथे, पांचवें, छठे दिन में आनी थी, वो हो सकता है पहले आ जाए और ज्यादा सीवियर कंडीशन में आ जाए। तापमान को नियंत्रित करें, मतलब जो पैरास्टामोल अपने पास टेबलेट होती है, इसमें एक चीज का ध्यान रखें, हमेशा प्लेन पैरास्टामोल दें। जो अपन डाइक्लोफिनाक दे देते हैं, आइबुप्रोफेन दे देते हैं, जो अदर जो कॉम्बिनेशन में जो दवाई देते हैं ना बाकी बीमारियों में, जैसे कि अपन जुकाम वगैरह होती है तो एंटीकोल दे देते हैं, किसी को मतलब ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके हाथ पांव दुखते हैं तो उसको डाइक्लोफिनाक साथ देते हैं। तो इसमें डाइक्लोफिनाक और ये जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो दवाई हैं, ये देने से ये हमको नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि इससे ब्लीडिंग के चांस बढ़ते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो दवाइयां होती है। ठीक है। और एस्पिरिन बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि एस्पिरिन खून को पतला करती है और इससे ब्लीडिंग बढ़ती है। ठीक है। और पैरास्टामोल आप टेबलेट भी दे सकते हैं, पैरास्टामोल के इन्फ्यूजन अभी आते हैं, इंजेक्शन भी आते हैं, इंजेक्शन भी दे सकते हैं। जब आपका पेशेंट होता है, जब उसको फेब्राइल फेज में होता है या सेकंड क्रिटिकल फेज में होता है, तो उसकी हाइड्रेशन की स्थिति का हमेशा ध्यान रखें। हाइड्रेशन की पेशेंट को कैसे देखते हैं कि हाइड्रेशन पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो रहा है या कैसे हो रहा है। एक तो पेशेंट आपको खुद ही बता देता है कि मेरा जी घबरा रहा है या फिर उल्टियां हो रही हैं। अगर किसी को उल्टी दस्त हो गए तो अपने को समझ में आया था कि पेशेंट में से पानी का लॉस हुआ है, तो पानी इसको चढ़ाने की जरूरत है, तो वैसे भी अपन गाइडेंस बदल है। पर फिर भी अगर आपको ऐसी सिम्टम्स नहीं मिले, कुछ ऐसे नहीं मिले, तो हाइड्रेशन कैसे चेक करते हैं कि पेशेंट की स्किन पे अपन अगर दबा के देखें अंगूठे से, तो अगर उसकी कैपिलरी रिफिल, मतलब हाथों हाथ वो हिस्सा सेम बाकी हिस्से जैसा हो जाता है, तो उसका हाइड्रेशन ठीक है। पर अगर आपने दबा के देखा और वहां वो थोड़ा सा पीला पीला रह गया या व्हाइट व्हाइट रह गया लंबे टाइम तक, मतलब 10 सेकंड से भी ज्यादा, तो इसका मतलब पेशेंट में पानी की कमी है। निर्जलीकरण के लक्षणों के बारे में रोगियों और उनके माता पिता को शिक्षित करें। मतलब निर्जलीकरण का मतलब है डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन से उनको बताएं, उनके जो आपके पेशेंट हैं उनके जो रिलेटिव साथ आते हैं उनको बताएं कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन, मतलब आगे पेशेंट में ऐसी कंडीशन होती है कि उसको बार बार उल्टियां शुरू हो जाते हैं, या फिर आगे पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, या आपके पेशेंट को कुछ हो रहा है, तो आप हाथों हाथ हमारे पास इनको लेके आए। अगर पेशेंट आपका लिक्विड डाइट नहीं ले पा रहा है, डाइट नहीं ले पा रहा है, डाइट लेते ही उसको उल्टी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसको मतलब आप आईवी फ्लूइड पे रखें, क्योंकि अगर उसको उल्टियां हो रही हैं और उस टाइम पे भी उसको आईवी फ्लूइड नहीं दिया तो एक तो डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, ऊपर से उल्टियां हो रही हैं तो उल्टी से प्रेशर बढ़ेगा, तो कैपिलरी डैमेज का मतलब जब पेशेंट को जोर लगेगा तो डैमेज ज्यादा होने के चांस होते हैं, दिमाग में प्रेशर बढ़ेगा या फिर अपने पेट में प्रेशर बढ़ेगा, जोर लेगा पेशेंट, तो कैपिलरी डैमेज होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो पेशेंट अगर इस कंडीशन में आ जाता है आपके पास, तो उसको आईवी फ्लूइड पे ही रखो, फिर उसको मतलब ये नहीं कि तो कोई बात नहीं खाना खा ले ये कर ले, तो उसको थोड़ा सा फिर वोमिटिंग फेज में आ गए तो उस चीज को अवॉइड करो, फिर उसको आईवी फ्लूइड पे लो। आईवी फ्लूइड आप लोग सब लोग लगाते हैं, सबके पास होती है आईवी फ्लूइड लगाने की, ठीक है, तो उसको आप जो कैलकुलेट कर रहे हो 10 से 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम। अगर आपके पास पेशेंट 60 किलो का पेशेंट है तो सीधा सा हिसाब लगाते हैं 10 मिलीग्राम के हिसाब से 600 ml लगाना है, और 10 से 20 लगाना है। तो आप पेशेंट देख लो, पेशेंट का हाइड्रेशन देख लो, और पेशेंट की बॉडी बिल्ड के हिसाब से भी अपन देख के अगर डिसाइड करें, तो एक बहुत पतला सा आदमी है, बहुत थिन लीन आदमी है, डिहाइड्रेशन है, उसको कमी है पानी की, तो आप उसको 15 ml पर किलोग्राम के हिसाब से भी लगा सकते हैं, 20 ml। और पेशेंट आपका हाइड्रेटेड है, मोटा है, आपको लगता है कि ये फ्लूइड ओवरलोड में चला जाएगा, तो आप उसको 10 से भी कम 8-10 प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट की जो आपकी हार्ट रेट है वो हमेशा नापते रहें, अगर हार्ट रेट कम आ जाती है 50 से भी कम, तो ये एक सिम्टम है आपके पेशेंट को इमरजेंसी केयर की जरूरत है, आपके पेशेंट सीवियर है। अगर आपकी कैपिलरी रिफिल जो मैंने बताया ना, अंगूठे से दबा के देखो, अगर कैपिलरी रिफिल टाइम पे नहीं हो रहा है उसको मतलब फ्लूइड लॉस है, तो भी एक ही सिम्टम है। और जो ब्लड प्रेशर कम हो गया है, अपने मतलब ये है कि हम अपने सेटअप में कभी ये कोशिश करते नहीं, कभी देखने की कोशिश करते नहीं है कि यूरिन आउटपुट पेशेंट का कितना है, ठीक है। यूरिन आउटपुट नापने का मतलब कि यूरो बैग लगा दो, यूरो बैग में देख लेते हैं कि भाई पेशेंट ने पूरे दिन भर में 2 लीटर यूरिन किया है नहीं किया, पर ऐसा नहीं है कि पेशेंट की यूरिन जाने की हैबिट से भी पता चल जाएगा कि उसको यूरिन कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। अगर पेशेंट आपको बोलता है कि नहीं मैं तो सुबह से 1-2 बार भी नहीं किया, मेरे तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा, मैंने तो कुछ सुबह से खाया ही नहीं पिया नहीं, तो इसका मतलब उसका यूरिन आउटपुट भी कम हो रहा है, मतलब आपका पेशेंट उस कंडीशन में भी सीरियस है, ठीक है, जो कि उसके हीमोडायनामिक स्थिति के बारे में बताता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके हेमेटोक्रिटिक जो टेस्ट होते हैं, प्लेटलेट काउंट होते हैं, ये सब चीजें अपन साथ साथ देखते रहें। एंटीमेटिक का यूज करो, गैस्ट्राइटिस के लिए पेंटोसिड यूज करना, पैरास्टामोल यूज करना, ठीक है, और आईवी फ्लूइड यूज करना। अपने सेटअप में आईवी फ्लूइड यूज करना सब सिम्टोमेटिक मैनेज कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद भी अगर पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा रहा है या डेंगू हेमरेजिक फीवर में जा रहा है, अगर उसको पेटिचल हेमरेज हो गए हैं, प्लेटलेट 60-70 से भी कम हो गए हैं, तो अपने पेशेंट को हम आगे टर्शरी केयर सेंटर में भेज देते हैं। तो सबसे लास्ट लाइन जो ये लिखी हुई है ये सबसे काम की है कि यदि डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू रक्तस्रावी बुखार का कोई संकेत मिलता है तो अपने रोगी को टाइम से रेफर कर दें, क्योंकि हम अपने यहाँ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की या प्लाज्मा थेरेपी की इनकी सुविधा तो है नहीं, तो पेशेंट को अगर सीरियस है तो वो चीज भी टाइम से मिले, क्योंकि हम वेट करते रहे कि बढ़ जाएंगी प्लेटलेट बढ़ जाएंगी और आपका पेशेंट शोक में जाया जा रहा है, तो ये भी फिर अपने लिए एक गलत मैसेज देता है कि हम लोग गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें गलत मैसेज तो देना नहीं है कुछ, हमें तो अपने पेशेंट के हित में काम करना है। पेशेंट जितना सही होगा, जितना खुश रहेगा, उतना ही हमारा हित है, उतना ही पेशेंट का हित, ठीक है। तो ये अपनी पीपीटी खत्म हो गई। अब आप मेरे को पूछ सकते हैं एक एक करके, अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर जिनेश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ साझा की है। तो अब सभी से मैं चाहूंगी एक एक करके अपना अपना क्वेश्चन पूछिए डॉक्टर से। तो टोर्निकेट टेस्ट मैं वापस बता रहा हूँ, किसी डॉक्टर साहब ने पूछा था कि टोर्निकेट टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसे कि कईयों की जिनकी व्हाइट स्किन होती है बिल्कुल, ठीक है, तो उनमें तो पेटिचल हेमरेज अपने को आंखों से देखने से पता चल जाते हैं कि नॉर्मली अपने को पता चलता है कि इसको पेटिचल हेमरेज हो रहे हैं या इसको ये कैपिलरी डैमेज हो रहा है।
पर कई पेशेंटों का नहीं पता चलता, और अपन को पता करना हो कि पेशेंट को पेडिचल हेमरेज है या नहीं है, या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि कहीं कहीं तो दिख रहे हैं, कहीं कहीं नहीं है, थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा तो नहीं है। अगर इस कंफ्यूजन की कंडीशन में हो तो अपन टोर्निकेट टेस्ट कर लेते हैं। टोर्निकेट टेस्ट क्या होता है कि जो अपने वहां पे जहाँ अपने बीपी के लिए कफ बांधते हैं ना, वहीं पे वही कफ आप दोबारा बांधो, ठीक है, और उसमें प्रेशर क्रिएट करो। उस प्रेशर कितना क्रिएट करना है, लगभग 100 mm ऑफ Hg। वो प्रेशर क्रिएट करने के बाद में अगर नीचे की तरफ आपको हेमरेज दिखाई दे, मान लो कि आपने यहाँ काफ बांधा हुआ है, तो यहाँ नीचे की तरफ अगर आपको दिखाई दे हेमरेज, तो उसमें काउंटिंग करनी है। काउंटिंग कितनी करनी है कि 1 इंच के एरिया में अगर 10 से ज्यादा अगर हेमरेज आपको दिखे, तो आपको ये मान लेना कि आपका टोर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव है। मतलब 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 इंच, 1 इंच के एरिया में अगर 10 से ज्यादा अगर आपको पॉइंट दिख जाए, रेड कलर के चकते दिख जाए, अपन जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ना कि चकते हो गए, तो रेड कलर के चकते 10 से ज्यादा दिख जाए, तो आपको मान लेना कि टोर्निकेट पॉजिटिव है और पेशेंट को कैपिलरी डैमेज है। पेशेंट की प्लेटलेट काउंट 1 लाख से भी कम है, या ये मान लीजिए बहुत कम है। ठीक है, और पूछ लीजिए किसी को कुछ। एसजीओटी एसजीपीटी क्यों बढ़ती है डेंगू की पॉजिटिव होने पे, एंटीजन पॉजिटिव होने पे एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ती है? हाँ बढ़ती है सर किस लिए क्यों बढ़ती है, किस कारण बढ़ती है? बढ़ती इसलिए है कि जब कैपिलरी डैमेज होता है, जब हीमोलाइसिस होता है ना, तो हीमोलाइसिस होता है तो लीवर में भी हीमोलाइसिस का फर्क पड़ता है। और जब हीमोलाइसिस क्या होता है कि ब्लड का एक तरह से ब्लड अब वेस्ट हो चुका है, मतलब वो ब्लड अब वैसे नहीं रहा। जैसे कि अपना ब्लड लगातार किडनी जो है साफ करती रहती है, अपने जो रेड ब्लड सेल होती है उसकी वैसे नॉर्मली लाइफ क्या होती है 120 दिन होती है, तो नॉर्मल अपना सिस्टम चलता रहता है, 120 दिन तक चलती है वो, फिर उसके बाद किडनी उसको साफ कर देती है, उसको वो हटा देती है। पर इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम होती हैं, और जब ये हेमोलाइसिस होता है तब अपनी सीबीसी है वो टाइम से पहले खत्म हो जाती है। जो 120 दिन में खत्म होने वाली थी वो 5 से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में खत्म होना शुरू हो जाती है। तो वो वेस्टिजियस प्रोडक्ट एक तरह से जब शरीर में बनता है, तो लीवर का भी एक तरह से काम यही है कि वो सफाई करना। जब लीवर शरीर में इन्फेक्शन होगा, जब हिमोलाइसिस होगा, तो अपने बिलिरुबिन बढ़ेगा, बिलिरुबिन बढ़ेगा तो एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाएंगे। हेलो, हाँ जी बताओ। सर बिलिरुबिन तो ज्यादातर नॉर्मल ही रहता है, एसजीओटी एसजीपीटी 300 पहुंच जाती है जब टेस्टिंग कराते हैं। मेरे पास कई मरीज देखे 300 एसजीओटी एसजीपीटी एक नॉर्मल वायरल फीवर में भी आते हैं। एसजीओटी एसजीपीटी अपन बढ़ा हुआ तब मांगेंगे तब जब वो हजारों में चले जाए, तब बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आएगा। बिलिरुबिन नॉर्मल जो वैल्यू होती है ना उससे 15 गुना जब बढ़ता है ना, 15 गुना मतलब 10-10, 12-12, 13-13 की जब रीडिंग आती है, तब एसजीओटी एसजीपीटी होता है 10-10 हजार के आसपास, 4-4 हजार, 5-5 हजार पे। नॉर्मल कंडीशन में बिलिरुबिन इतना बढ़ा हुआ नहीं आएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सर मेरा एक सवाल था आपसे, जैसे कोई डेंगू पॉजिटिव होता है तो सर उसमें आर्टिसोनेट इंजेक्शन क्यों यूज करते हैं? आर्टिसोनेट? हाँ जी। नहीं, आर्टिसोनेट तो हम तो नहीं करते, पर कोई अगर एंटी वो है ना, ये कि सब ये जो सब बीमारियां है ना वो सब एक ही फैमिली के मच्छर से हो रही है। ठीक है, जो ये सिंगल आरएनए जो होता है, एक ही बीमारी एक ही फैमिली की जो ये है सब मच्छर हैं, और एक ही फैमिली के वायरस है। तो कुछ लोग वही मान के कर लेते हैं कि मलेरिया में आर्टिसोनेट यूज कर रहे हैं तो इसमें भी आर्टिसोनेट यूज कर लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आर्टिसोनेट यूज करना है। आर्टिसोनेट केवल और केवल मलेरिया के लिए बेस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, आर्टिसोनेट और आर्टिमीटर से जैसे ही ये इंजेक्शन यूज करते हैं ना, तो फीवर एकदम से डाउन होता है। क्यों मलेरिया में फीवर एकदम डाउन होता है? क्योंकि जो मलेरिया के जो अपने जो प्लाज्मोडियम होता है, जो होता है जो वायरस जो अंदर, वो एकदम से डिस्ट्रॉय होता है, तो अपना फीवर एकदम से कम आता है अगर वो आर्टिसोनेट या आर्टिमीटर या ये यूज करते रहो। तो ये क्या सोचते हैं कि इसको भी हाई ग्रेड फीवर है तो इससे भी फीवर एकदम से कम आ जाएगा। तो फीवर तो कम हो जाता है, वायरल लोड तो रहता है, पर उसका कोई इतना सिग्निफिकेंट रोल है नहीं। तो सर ये यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब आर्टिफिशियल इंजेक्शन इसमें डेंगू में नहीं देते क्या साथ में? वो एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट है, वो मलेरिया के लिए यूज होता है, पर उसमें मैं बता रहा हूँ ना, उसमें कैपेसिटी होती है एंटीपायरेटिक की। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है कि जो बुखार कम करता है। ठीक है,
तो इसलिए लोग उसको उसमें यूज कर रहे हैं बुखार को कम करने के लिए, बाकी उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है उसमें। सर्दी में तो काम आता है सर उसको, जैसे पेशेंट को डेंगू हो साथ में बुखार लग रही हो तब तो। मैं वो कह रहा हूँ उसमें एंटीपायरेटिक उसकी एक विशेषता है कि वो एंटी मलेरियल के साथ साथ एंटीपायरेटिक भी है। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जो बुखार को कम करता है, तो उसकी एंटीपायरेटिक उसकी जो उसकी खूबी है ना, उसकी वजह से लोग उसको यूज कर रहे हैं। अच्छा सर, एक एक ये भी है, जैसे ज्यादातर पेशेंट की टीएलसी है ना, डब्ल्यूबीसी, वो टूटती है, और हाँ, डब्ल्यूबीसी हाँ के साथ वायरल में फीवर भी प्लेलेट कम होती है। और प्लेलेट बढ़ जाती है सर। जैसे डब्ल्यूबीसी बताओ क्या पूछा। सर जैसे 3000 आ गई, तो प्लेलेट्स हाँ 3.5 लाख 4 लाख आ रही है सर। WBC 3-3.5 हजार है, हाँ ठीक है, सर। और प्लेटलेट 3 लाख से ऊपर है, हाँ सर। तो आपका नॉर्मल पेशेंट है। आप इसको आपका दूसरा वायरल फीवर की तरह ट्रीट करो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करो, वो आपके पेशेंट के बाकी सिम्टम्स पे डिसाइड होगा। सर अगर हम 1 ग्राम देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, तो पीसी डाउन को होती है उससे? देखो 1 ग्राम देने से प्लेटलेट डाउन नहीं होती है, प्लेटलेट डाउन अपने ट्रेंड से होती है। जो मैंने आपको बताया ना 10 दिन का ट्रेंड है, वो उसी से होती है। एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं, ये वायरल इन्फेक्शन है। इसलिए हम बोलते हैं कि एंटीबायोटिक की इसमें जरूरत नहीं है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता ना तो एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, इसलिए हम एंटीबायोटिक के बोलते ही नहीं कि एंटीबायोटिक दो या मत दो, 1 तो ग्राम फिर दो या मत क्या दो। दें सर पर ऐसा? अब बात वही अब बात वही आ जाती है कि लोग फिर 1 ग्राम यूज क्यों कर रहे हैं, कि जो एंटीबायोटिक 1 ग्राम जो आप लोग यूज करते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन यूज करते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसकी भी एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटीपायरेटिक कैपेसिटी अच्छी होती है, उससे भी बुखार बहुत जल्दी कम होता है। आप जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज करते हो मोस्टली, तब आप देखते हो कि एंटीबायोटिक का उस 1 ग्राम का एक शॉट देते ही पेशेंट ठीक हो जाता है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटीपायरेटिक कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। तो हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सिम्टोमेटिक दे रहे हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं तो आर्टिसोनेट यूज कर रहा हूँ तो पेशेंट ठीक हो रहा है, वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट का बुखार ठीक हो रहा है। अगर आप 1 ग्राम सेफ्ट्राइक्सोन दे रहे हो, पेशेंट बोल रहे हो मेरे को पेशेंट को डेंगू ठीक हो रहा है, तो वो डेंगू ठीक नहीं हो रहा, वो पेशेंट का बुखार ठीक हो रहा है। सर डायग्नोसिस NS1 अगर पॉजिटिव आता है और IgM और IgG अगर नेगेटिव आता है, मींस ये इनिशियल फेज है जहाँ पर एंटीजन डेवलप हुआ है ओनली, मींस एंटीजन इज एक्टिव हुआ है। हाँ, तो जब अगर NS1 पॉजिटिव आता है ओनली, तो मतलब ये डिजीज स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग फेज है वो, केवल उसमें वायरल लोड है, एंटीबॉडी अभी नहीं बनी। ओके सर, इन आफ्टर अगर रिकवरी आफ्टर पेशेंट मींस एंटीबॉडी विल बी पॉजिटिव। हो सकता है रिकवरी के बाद एंटीजन नेगेटिव आ जाए और केवल एंटीबॉडी पॉजिटिव आए। एक तो सर इसमें ये है, इसको मतलब अगर कोई पेशेंट को डेंगू वगैरह ऐसी अगर वो इनलेस बीमारी फीवर में अगर आता है, तो उसका नॉर्मल 5-4 दिन का ट्रीटमेंट तो करना ही चाहिए ना? हाँ, मतलब पेशेंट के सिम्टोमेटिक है, पेशेंट को सिम्टोमेटिक के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट दो, उसके हाइड्रेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट दो, और अगर हाइड्रेशन उसका ठीक नहीं है, उसका यूरिन आउटपुट ठीक नहीं है, उसको वोमिटिंग है, उसको कुछ अगर है, प्लेटलेट उसके कम है, तो उसको ऑब्जर्वेशन में 3 दिन तो कम से कम रखो। जब तक उसका प्लेटलेट्स का डिक्रीजिंग ट्रेंड है, मतलब उसकी प्लेटलेट कम होती जा रही है, तब तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखो आप लोग। एक बार इंक्रीजिंग ट्रेंड है, पेशेंट का हाइड्रेशन ठीक है, पेशेंट मुंह से खाना खा रहा है और आपका पेशेंट ठीक है, वोमिटिंग नहीं हो रही, तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो। जी सर, आपने जो बात कही जो है 10 से 20 mg पर केजी जो IV फ्लूइड की बात हो रही थी, ये पर 24 आवर्स में देनी है इतना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, 8 आवरली दे सकते हैं आप उसको, 12 आवर भी ले सकते हैं। पेशेंट के हाइड्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट का डिहाइड्रेशन ज्यादा है, वोमिटिंग उसको हो ही यही है, पेशेंट कुछ भी माउथ से ले रहे तो आप उसको 8 आवरली दो, ठीक है। और पेशेंट आपका ठीक है, स्टेबल है, थोड़ा बहुत माउथ से ले रहा है, तो आप उसको 12 आवरली दो। सर जो है लोग कहते हैं कि IgG और IgM एक बार पॉजिटिव हो जाए तो हमेशा के लिए पॉजिटिव रहता है। हेलो, नहीं, ये बातें, हाँ मैं बताता हूँ आपको। IgM और IgG है, एंटीबॉडी है, ये स्पेशल बनती है उसी बीमारी से रिलेटेड, उसी बीमारी के लिए, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा बनी रहेंगी, ये धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती है। जब जैसे वायरस लोड होता है, वैसे ही एंटीबायोटिक लोड भी होता है। जैसे अभी कोरोना में, जैसे अपन सबने पहले कोरोना का टेस्ट करवाते थे,
फिर सब Yes, sir. कोरोना टेस्ट हो गया, सब ठीक हो गए, तो फिर सबने एंटीबॉडी शुरू करा। एंटीबॉडी भी सब बोले कि अब कोरोना की एंटीबॉडी बन गई तो अब दोबारा कोरोना नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। वो एंटीबॉडी कम होती है, मतलब अपने पास एक टाइम पे अगर 15 चीज है तो हो सकता है 10 दिन बाद वो 15 ना रह के 13 रह जाए, ठीक है। तो एंटीबॉडी भी कम होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमेशा ही रहेगी। ओके ओके सर, कभी कभी प्लेटलेट जो है पेशेंट की कंडीशन तो बहुत ठीक है, लेकिन प्लेटलेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, 7 लाख हो जाती हैं, 6 लाख हो जाती हैं, ऐसा क्यों? प्लेटलेट 7 लाख 6 लाख का कंडीशन तो डेंगू के पेशेंट में नहीं सर, सारा कुछ मेंटेन है पेशेंट का, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फीवर आया, वायरल फीवर है, फिर भी कभी कभी जो है सीबीसी टेस्ट कराते हैं तो प्लेटलेट 6 लाख 7 लाख पहुंच जाती हैं, ऐसा क्यों? पेशेंट प्लेटलेट नॉर्मली क्या होता है कि जो वैल्यू निकाली जाती है वो एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। हम जो प्लेटलेट बोलते हैं कि 1.5 से 3.5 4 लाख तक होनी चाहिए, पर किसी किसी में 6 लाख होती है। तो ये एक मतलब बाकी पेशेंट की आपकी रिपोर्ट ठीक है तो वो पेशेंट ठीक ही माना जाएगा, क्योंकि हमने जो बताया वो एक एवरेज बताया। जैसे हम हीमोग्लोबिन का एवरेज बताते हैं कि 12 ग्राम होना चाहिए सब में, पर हीमोग्लोबिन 16 भी मिलता है लोगों में, तो वो गलत नहीं है। 12 तो हम एवरेज बता रहे हैं, तो उसी हिसाब से 4 लाख तो एक एवरेज है, तो 6 मिलना भी कोई गलत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है उसको। जी सर, इस तरह हम कैल्शियम का भी टेस्ट कराएं तो कैल्शियम भी कभी कभी बढ़ा आता है, इसका क्या रीजन हो सकता है? नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा आ जाता है। नॉर्मल वैल्यू से कितना ज्यादा आता है? 1 या 2 पॉइंट? जी हाँ, तो बस वो एक्चुअली हम जो रिपोर्ट में लिख के देते हैं कि 8 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए, वो एक रेंज है। आपको बहुत से लोग 8 से नीचे भी मिलेंगे, 6 भी, कुछ लोग हैं ना वो 10 से ऊपर भी मिलेंगे। तो 6 से लेके 10 के बीच की रेंज 8 है, तो 10 भी कोई बुरी बात नहीं है और 6 भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, तो ये एक रेंज बताते हैं हमेशा। उससे कोई टॉक्सिसिटी नहीं काज होती है बॉडी में? कैल्शियम नहीं, कैल्शियम की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होगी, मतलब आप ये मान के चलो कि कोई 5 गुना या 7 गुना जब कैल्शियम बढ़ जाएगा, इतनी से किसी चीज की कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। जी सर। सर एक पेशेंट मेरे पास है, उसका जो है जब सीबीसी टेस्ट कराते हैं तो कभी जो है 75,000 आता है प्लेटलेट, कभी 1.5 लाख आ जाता है प्लेटलेट, कभी 85,000 आता है प्लेटलेट, ऐसा क्यों? डेंगू का पेशेंट है और उसका वेट जो है, वेट भी जो है क्लियर नहीं रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। वेट तो मतलब इतना जल्दी तो कम ज्यादा नहीं होता होगा, तो टाइम के साथ कम ज्यादा तो होता होगा, पर प्लेटलेट की काउंटिंग तो ऐसा है, प्लेटलेट जो सैंपल लेते हैं ना, सैंपल लेने में और सैंपल को प्रोसेस करने में, इसके टाइम पे भी डिपेंड करता है। 10-20 हजार की रेटिंग तो इसी में चेंज हो जाती है, सैंपल लेने के तरीके में और सैंपल को प्रोसेस करने में। अगर आप सीबीसी का सैंपल लेते ही अगर सही तरीके से सैंपल लोगे और हाथों हाथ लगा दोगे, 20-25 मिनट में आपके पास सीबीसी की रिपोर्ट रहती है, तो वो रिपोर्ट अलग होगी। और अगर आप सैंपल लेके रिपोर्ट सैंपल को रखोगे और शाम तक टेस्ट करोगे, दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट आएगी, तो वो रिपोर्ट अलग आएगी, उसमें 20-30-40 हजार तक का फर्क आ सकता है। जी ओके सर, ओके, थैंक सर। पर अकेले प्लेटलेट पे कभी भी डिपेंड ना रहे, हमेशा पेशेंट की हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट करें। प्लेटलेट किसी की 50,000 होती है और पेशेंट बिल्कुल स्टेबल होता है, तो उसको अननेसेसरी ऐसा नहीं कि उसको एडमिट करके उसको मतलब फ्लूइड पे फ्लूइड लगाए जा रहे हैं, वरना फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। पेशेंट को हाइड्रेशन की स्थिति देख के ही उसका इलाज करें। प्लेटलेट आपको एक साथ एक बताती है उस पेशेंट की कंडीशन। जी एक पेशेंट है डेंगू का, उसका NS1, IgG और IgM तीनों पॉजिटिव हैं, लेकिन वो टहल रहा है, फिर भी उसको लग रहा है कि हमको कुछ नहीं है, और उसको कोई जो है एंटीबॉडी बन गई ना, वो तीनों फेज 5 कर चुका है। यस सर, वो कह रहा है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहा है। हाँ, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी बन गई है, वो मतलब उसके शरीर में उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता आ चुकी है, तो इसलिए वो अभी नॉर्मल है। जी वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा कि उसको जो है कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं आगे चल के? नहीं, कॉम्प्लिकेशन अब नहीं आएंगे, इसके कॉम्प्लिकेशन कुछ खास नहीं होते, केवल जो डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर है, ये डेंगू के ही पीरियड के टाइम पे होता है, उसके बाद में इसका कुछ नहीं है। एक बार पेशेंट अगर स्टेबल हो गया तो फिर पेशेंट स्टेबल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके सर।
अब मैं चाहूंगी कि डॉक्टर जिनेश एक बारी आप अपनी टाइमिंग बता दें कि आप वीक में कब कितने बजे तक देखते हैं, ताकि सबको पता लग जाए। मैं वीक में सभी टाइम देखता हूँ, अनलेस अननेसेसरी मैं या तो कोई सी कॉन्फ्रेंस में हूँ या फिर कोई इमरजेंसी केस में फोन ना उठा पाऊँ, ठीक है, तो मैं 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक कॉल ले लेता हूँ अगर मेरे पास कॉल आता है तो। अगर किसी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में हूँ या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में हूँ या कोई मैं भी दूसरी जगह कोई लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं फोन नहीं उठा पाता, तो बस उसी कंडीशन में नहीं लेता। बाकी तो मैं 7 दिन लेता हूँ, 8 बजे से लेके 10, 11 बजे तक कॉल ले लेता हूँ आराम से। थैंक यू डॉक्टर दिनेश जी। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि वो लगभग पूरे टाइम अवेलेबल हैं, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी उन्होंने बताई है। आगे अगर आपके यहाँ कोई पेशेंट आता है डेंगू को लेके या और भी किसी बीमारी को लेके, आप डॉक्टर के लिए ऑनलाइन कंसल्ट डाल सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल था सर से। हाँ सर, पूछिए। जी सर, मेरे पास एक पेशेंट है, NH1 पॉजिटिव है वो। NH1 पॉजिटिव है? जी सर, उसके प्लेटलेट 39,000 है। हाँ जी। और बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट है सर, उसे कोई दिक्कत ही नहीं, हल्का फुल्का फीवर आता है सर। हाँ जी, तो, बिल्कुल जी ठीक सर, है। तो मैं उसे ओरल ट्रीटमेंट ही दे रहा हूँ। हाँ, कुछ और भी उससे एक्स्ट्रा देना चाहिए? नहीं, अगर आपका पेशेंट स्टेबल है, अगर सर। आपके पेशेंट को पेटिशियल हेमरेज नहीं है, जी और पेशेंट को वोमिटिंग नहीं है, अगर वो ओरली ले पा रहा है और ओरली खा पी के आराम से घूम रहा है, उसको दिक्कत नहीं है, तो आप उसको ऑब्जर्वेशन में रखो और कुछ देने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन में रखो। कोई भी साइन, अगर डेंजर साइन डेवलप होता है। जी सर, एक पेशेंट और है, वो भी NH1 पॉजिटिव है और उसके प्लेटलेट 1,42,000 है, और वो ट्रीटमेंट के साथ भी उसका फीवर सर बंद नहीं है आना। फीवर बंद नहीं हो रहा है, और प्लेटलेट काउंट कितने हैं? 3 से 4 बार से फीवर दिन में आता है। अच्छा अच्छा। जी सर। तो उसको कौन सा दिन है आज पेशेंट को? उसका सर आज तीसरा दिन है। तो आएगा तो अभी वो फेब्राइल फेज में नहीं है, अभी उसको थोड़ा सा चौथे 5वें दिन तक कम हो जाएगा। और जब अगर अकेली पैरास्टामोल टेबलेट से काम न चले तो आप लोग इन्फ्यूजन यूज करें। इन्फ्यूजन में बहुत जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलता है। पेशेंट को हाँ इन्फ्यूजन दो आप, इन्फ्यूजन से जल्दी असर आएगा। और तीसरा दिन है ना, तीसरे दिन तक तो फेब्राइल फेज बहुत ज्यादा हाई पे होती है, चौथे 5वें दिन तक उसका कम हो जाएगा। और इस वेबिनार के में जो सब बताया आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोगों ने, अगर तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों को। आगे भी फ्यूचर में हम लोग कनेक्ट होते रहेंगे, किसी अगली चीज के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, क्योंकि पढ़ना और एक दूसरे से सीखना सबसे अच्छा है सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वेबिनार में आने के लिए, और भविष्य में हम और भी ऐसे ही वेबिनार करते रहेंगे और आशा करते हैं आप आगे भी वेबिनार में आते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं वेबिनार को यहीं पे ही खत्म करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और डॉक्टर जिनेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।